नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हम बात करेंगे एमएसपी की, क्योंकि सरकार ने अभी 14 फसलों पर जो एमएसपी थी उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इन्हीं की बात करेंगे कि कौन कौन से प्राइजेस हैं जिन पर बढ़ाए गए हैं, कितना चेंजमेंट इन पे किया गया है और कौन कौन सी फसलें हैं जिन पर एमएसपी को दुगना किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज। और इसमें साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि हमारा बैच शुरू हो रहा है प्रीलिम्स प्लस मेंस का। हाइब्रिड कोर्स होने वाला है, ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही 28 जून से ये शुरू होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। जैसे कि आपका प्री हो चुका है तो मेंस के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेंस का क्वेश्चन डेली में देती हूँ, आपसे ये भी कहती हूँ कि आप मुझे भेजा भी करिए। मेंस का क्वेश्चन आज का ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है? सरकार द्वारा हाल ही में खरीफ फसलों में एमएसपी बढ़ाने से किसानों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और उनके समाधानों की चर्चा करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें, ये यहाँ पर आपसे कह रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों इन पर क्या किया है, एमएसपी को बढ़ा दिया है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो अश्विनी कुमार हैं, इन्होंने इसकी सूचना या घोषणा करी है। आगे बात कर लेते हैं कि क्या किया गया है, कैसे किया गया है। देखिए एमएसपी को इन 14 ये जो खरीफ की फसलें हैं इन पे एमएसपी जो आपकी बढ़ाई गई है वो 1.5 गुना निर्धारित करी गई है। देखिए काफी उतनी देर से मैं आपको एमएसपी कह रही हूँ। बेसिकली एमएसपी क्या होता है, देखिए सरकार प्रेजेंट में आपकी टोटल 23 फसलों पर एमएसपी दे रही है। कितनी फसलों पर? 23 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। ठीक है, एमएसपी देती क्यों है? बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट यानी कि किसानों को थोड़ी सी सहायता प्रदान करना, समर्थन देना, यहाँ पर ये इनका क्या है, सरकार का कहना है। देखिए एमएसपी के लिए सरकार ने कोई कानून नहीं बना रखा है, इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे दंगे भी हुए थे। अभी आप देखते हो कि जब बॉर्डर पूरा सील कर दिया गया था, दिल्ली का बॉर्डर पूरा सील कर दिया गया था, पंजाब के बहुत सारे किसानों ने आकर के धरना दिया था, तो वो भी यही चाहते थे कि क्या किया जाए, एमएसपी पर एक कानून बनाया जाए। वर्तमान में ये जो एमएसपी है ये पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए किसान चाहते हैं कि इस पर एक कानून बन जाए, क्योंकि यदि सरकार का मन होगा तो एमएसपी सरकार देगी, यदि सरकार का मन नहीं है तो सरकार एमएसपी नहीं देगी। और यही यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि किसानों को कहना है कि आप इसे कानून बना दो ना, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसीलिए जैसे मैंने बताया कि एमएसपी क्या होती है कि जब भी आपकी रबी की फसलें या खरीफ की फसलें बोई जाने वाली होती हैं, वैसे ही इनके मूल्यों का निर्धारण पहले ही तय हो जाता है। अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पर मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं, ये देखिए ये यहाँ पर सारे मूल्य निर्धारित हो गए। पैडी का पहले 2023-24 में इतना था, 2024-25 में क्या हो गया, 2320 हो गया। पहले कितना था, 2203 था। तो अब इसका मूल्य निर्धारण हो गया है ना पैडी का। अब यदि मार्केट में इसके प्राइस लो भी होते हैं तब भी सरकार ने एमएसपी तय करी है ना, और इसी प्राइस पर सरकार इसको खरीदेगी, यानी कि इससे किसानों को ये फायदा हो जाता है कि मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव होता रहे, लेकिन हमारे जो मिनिमम प्राइस सेट किए गए हैं उसी पर हम सरकार को अनाज अपना बेच सकते हैं, इससे हमें लॉस नहीं होगा। और ये एमएसपी इसीलिए होती है कि इनमें किसानों को लॉस ना हो। और इस बार ये आप देखोगे 14 यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देंगी खरीफ की फसलें जिन पर एमएसपी को बढ़ा दिया गया है, कहीं पर दुगना भी किया गया है। ठीक है, तो एमएसपी का यही मतलब होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हम आपको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि यदि आपकी फसल में कोई उतार चढ़ाव व्यापार में आता है या मार्केट में आता है तो हम क्या कर सके, उसको उसी प्राइस पर खरीद सके। तो एक तरीके से प्राइस लिमिट सेट हो जाता है कि इससे कम पर तो जाना ही नहीं है, और यही आपका एमएसपी होता है। जैसे मैंने बताया कि अभी जो एमएसपी दिया जा रहा है वो आपकी टोटल 23 फसलों पर दिया जा रहा है। अभी कौन कौन सी है, चलिए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले तो यहाँ पर रबी की फसल प्लस कमर्शियल फसल जो होती है, दोनों को मिलाकर के यहाँ पर टोटल 23 फसलों को दिया जा रहा है। 7 यहाँ पर अनाजों को दिया जाता है इसमें से। देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये 23 फसलें हैं, 23 में से आपके हो गए 7 अनाज, 7 अनाजों को दिया जाता है। अब ये 7 अनाज कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 अनाजों में मिलता है आपका ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ, रागी। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा ज्वार, बाजरा, मक्का,
गेहूं, जौ और रागी। इन 7 अनाजों को यहाँ पर दिया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बाद 5 दालें हैं जिनको दिया जाता है। अब ये 5 दालें जिनको आप जो किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कैटेगरी में आ रहे हैं। अरहर, चना, ठीक है, अरहर की दाल हो गई आपकी, चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई और मसूर की दाल हो गई। ठीक है, मूंग, मसूर और उड़द। तो इस तरीके से 5 दालें हैं जिनको ये दिया जाता है। इसके पश्चात आपके 7 तिलहन आ जाते हैं। इन 7 तिलहन में कौन कौन से आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो 7 तिलहन है जिनको दिया जाता है। सबसे पहले 7 तिलहन की बात की जाए तो आपका जो सोयाबीन है उसको दिया जाता है, मूंगफली को दिया जाता है, तोरिया आपका सरसों होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तोरिया, सरसों, सोयाबीन को दिया जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये पता था कि किसको किसको दिया जाता है, मुझे बताइएगा। और सरकार ने ये जो चेंजमेंट किए हैं या फिर आप देखोगे कि प्राइसेस जो बढ़ाए हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के किसान काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। तो अब आप बताइए, इस पे बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, तिल, मूंगफली भी आपका किसमें आ जाता है, ये जो आपके तिलहन होते हैं उसमें हम मूंगफली को कंसीडर करते हैं। यहीं पर आपकी एक फसल होती है जिसको हम कुसुम कहते हैं, इस पर भी दिया जाता है। एक आपका होता है बीज, उस पे दिया जाता है। तो नाइजर बीज आप समझ रहे हो, नाइजर बीज उसका नाम है, इसको दिया जाता है। और आपका सूरजमुखी, इसको दिया जाता है। तो टोटल यहाँ पर 7 तिलहन हो जाते हैं जिनको दिया जाता है। इसके बाद आपकी 5 कमर्शियल हो जाती है। अब ये 5 कमर्शियल कौन सी हो जाती है, देखिए ये जो 5 कमर्शियल है इसमें आपको दिया जाता है गन्ना। गन्ना आप देखोगे गन्ने का जूस बहुत ज्यादा बिकता है, गन्ने का जूस हम गर्मियों में भी पीते ही हैं। गन्ने को दिया जाता है, कपास को दिया जाता है, कच्चा जूट जो होता है उसको दिया जाता है और खुपरा को दिया जाता है। टोटल एक्चुअली चार कमर्शियल है यहाँ पर। जूट लेकिन कच्चा जूट, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, गन्ना, खोपरा, चलो खोपरा क्या होता है मुझे आप लोग बता देना कि एक्चुअली क्या होता है ये खोपरा। ठीक है, तो जूट, गन्ना, खोपरा और साथ ही साथ किसको, कपास। हाँ, और साथ ही साथ कपास है। कपास को ये कमर्शियल हम क्या मानते हैं, फसल मानते हैं और इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान किया जाता है। तो टोटल इस तरीके से 23 है जिनको अभी मिनिमम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। किसानों को अब एमएसपी के तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और साथ ही साथ खरीफ सीजन शुरू हो रहा है और इसके लिए कैबिनेट ने 14 फसलों पर एमएसपी की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2024-25 खरीफ विपणन सत्र के लिए धान का एमएसपी 5.35% बढ़ा दिया है और बढ़ा करके कितना कर दिया है, धान पर एमएसपी 2,300 रुपए कर दिया है प्रति क्विंटल। जबकि आप देखोगे कि जो धान था उसके समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी सरकार के पास अधिशेष चावल स्टॉक होने के बावजूद की गई है, क्योंकि सरकार के पास चावल का स्टॉक ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, इस पर एमएसपी बढ़ा करके खरीद रही है किसानों से, ताकि किसानों को इससे लॉस ना हो। जबकि सरकार के पास यदि स्टॉक की बात की जाए चावल की, तो प्रॉपर सरकार के पास इसका स्टॉक है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कहां पर क्या क्या चेंजमेंट किए गए हैं, किसमें बढ़ाई गई है। सबसे आगे आते हैं, पैडी कॉमन की बात करें तो यहाँ पर 2023-24 में 2183 था, वहीं बढ़ा करके इसको 2300 टोटल कर दिया गया है। ज्वार की बात करें जो कि हाइब्रिड है, यहाँ पर 3180 था, इसको बढ़ा करके 3371 कर दिया है। वहीं पैडी ग्रेड ए की बात की जाए, यहाँ पर ग्रेड्स भी अलग अलग हैं। ये कॉमन पैडी की बात की जा रही है, ग्रेड ए पैडी की बात की जा रही है। यदि आप इस प्रकार का पैडी उगा रहे हो तो आपको 2203 रुपए लास्ट ईयर थे, अब हो गए हैं वो 2320 रुपए। ठीक, ज्वार की बात करें
तो यहाँ पर 3,225 रुपए 2023-24 में थे, अब आपके बढ़ा करके ये 3,421 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो 3,225 से अब आपको 3,421 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर भी आपके प्राइस बढ़े हैं। कॉटन की बात की जाए तो 6,620 था, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 7,121 रुपए। वहीं यदि तूर दाल की बात की जाए तो इस पर 7,000 था, अब बढ़ा करके किया गया है 7,550। ठीक, आगे बात कर लेते हैं सनफ्लावर की। यहाँ पर 6,760 था, इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 7,280। वहीं मूंग की बात करें, दाल है जो कि आपकी 8,558 था, बढ़ा करके कर दिया है 8,682। उड़द की दाल में 6,950 था, उसको बढ़ा के किया गया है 7,400। वहीं आगे बात कर लेते हैं कॉटन लॉन्ग ब्लेड की बात करें तो यहाँ पर 7,020 था, उसको बढ़ा करके 7,521 कर दिया गया। तो आप सभी देखो कि काफी अच्छे खासे जो चेंज है इस पे किए गए हैं। ग्राउंड नेट की बात की जाए तो यहाँ पर 6,377 था, बात करें आगे बढ़ा कितना है तो 6,783। सिजमम सीड्स पर भी आपके बढ़ाए गए हैं, 8,635 था, अब बढ़ा करके कर दिया गया इसको 9,267। तो इस पर प्राइसेस बढ़े हैं। बाजरा पर आपके प्राइस बढ़े हैं, मेज पर आपके प्राइस बढ़े हैं, रागी पर आपके प्राइस बढ़े हैं। बाजरा पर 2,500 से आपके 2,625 करे गए हैं, मेज पर 2,090 से 2,225 करे गए हैं, वहीं रागी पर 3,846 से बढ़ा करके 4,290 कर दिया गया है। आगे और देख लेते हैं कौन सी फसलें हैं जिन पर बढ़ाए गए हैं। तो टोटल इतनी फसलें थी जिन पर बढ़ा दिए गए हैं। अब बात करते हैं कौन तय करता है बेसिकली कि फसलों की एमएसपी बढ़ाई जाएगी, कब बढ़ाई जाएगी, कैसे बढ़ाई जाएगी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, केंद्र सरकार क्या करती है, फसलों पर एमएसपी की दर लागू करती है बेसिकली, लेकिन राज्य सरकार के पास भी फसलों पर एमएसपी लागू करने का अधिकार होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो केंद्र करती है, एनालिसिस करती है, पहले पूरा देखती है कि इस पर कितना बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप कई बार देखोगे कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी एमएसपी के यहाँ पे प्राइसेस को निर्धारित करती है और लागू करती है। केंद्र सरकार में किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने का उद्देश्य साल 1965 से कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP का गठन किया गया था, ताकि हम इनको क्या कर सके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सके। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाता है क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला रूल। कब से, 1965 से। इसी के तहत इसको गठन किया गया था, गठित किया गया था कि कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, यही है आपका CACP। हर साल रबी और खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी तय की जाती है। ठीक, पहली बार 1966 या 1967 में एमएसपी दर लागू की गई थी। तो आपसे फर्स्ट टाइम यदि कोई पूछे कब हुई थी तो 1966 से 1967 के बीच में। ठीक, CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों में एमएसपी को ऐलान करती है। तो इसकी सिफारिशें आपका कौन करता है, CACP ही करेगी। वो देखेगी कितनी फसलों पर होना चाहिए एंड देन आपका एमएसपी लागू हो जाएगा। कैसे तय होता है, तो देखिए CACP क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है। ये बताती है कि इस पे इतना प्राइस होना चाहिए। उसके लिए वो कुछ एनालिसिस करती है, मार्केट के एनालिसिस करती है, इंटरनेशनल लेवल पर देखती है जाकर के, बाजार में जो मौजूदा मूल्य हैं उनको देखती है जाकर के, अंतरराष्ट्रीय मूल्य क्या होते हैं, मांग और आपूर्ति कैसी है मार्केट में उसको चेक करती है। देखिए, मांग और आपूर्ति का ही खेल है पूरी तरीके से मार्केट में। यदि ज्यादा मांग होगी तो आप देखोगे, अगर हमारे पास वस्तु का स्टॉक कम है, मांग ज्यादा हो रही है, तो हम प्राइस हाई कर देंगे। ठीक, हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है लेकिन मांग कम है तो हम उसको सस्ता करके बेच देंगे, और यहीं पर आपका जो मार्केट का प्राइस है वो ऊपर नीचे जाता है। मान लीजिए किसी साल क्या हुआ कि ज्वार बहुत ज़्यादा उत्पादित हो गया तो मार्केट में उसके प्राइस लो हो जाएंगे, लोग कम पे खरीदेंगे। लेकिन यदि उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित है ज्वार का कि ये उतना ही होना चाहिए, बाजरे का मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित है, तो मार्केट कितना भी डाउन जाए, प्राइस कितने भी नीचे जाए, लेकिन सरकार उतने पे ही खरीदेगी। इसीलिए जो किसानों को जो लॉस है वो बेयर नहीं करना पड़ता है यदि वो एमएसपी उनको उस पर्टिकुलर फसल पर दी जा रही है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें एमएसपी ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पर दी जाए। ठीक है, साथ ही साथ क्या करती है, उत्पादन लागत क्या है उसको नोटिस करती है, इनपुट मूल्य में कितना परिवर्तन आ रहा है उसको नोटिस करती है, एंड देन जा करके पूरा एनालिसिस करके वो एक फसल पर कितना हमें एमएसपी दिया जाना चाहिए इसको निर्धारित करती है। निर्धारित करता कौन है, CACP निर्धारित करता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, चीजें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो राय हुआ करे मुझे एकदम खुल करके बिंदास कमेंट में बता दिया करो, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट देखती हूँ।
कौन क्या कमेंट कर रहा है, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। आपके बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें कमेंट में लिखते हैं, पूछते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, ठीक है? तो आप सभी खुल कर के जो भी आपके कंसर्न होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप पूछा करिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबका रिप्लाई दूँ। थैंक यू सो मच।